हाँ जी, welcome back to my channel. So as in the previous video we have learned about the biography of Amitabh Ghosh, and also I have told you one trick in order to remember the works written by Amitabh Ghosh. I hope you understand that. And in today's video we are going to learn about the important works written by Amitabh Ghosh in full detail. So the first important work is The Circle of Reason, that was published in the year 1986, and Amitabh Ghosh has begun his literary career with his first novel Circle of Reason. This novel is set in India and Africa, एंड इस नॉवल के लिए उन्हें फ्रेंच लिटरेरी अवार्ड मिला था, प्रिक्स मेडिसिस इट्रेंजर अवार्ड, इन द ईयर 1990. सो दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड इस नॉवल का जो मेन करेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो है आलू, जो सिर्फ 8 साल का लड़का है. एंड द सर्कल ऑफ रीज़न बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज सतव, जिसका मतलब है रीज़न, मतलब किसी चीज़ की सच्चाई क्या है, कोई चीज़ हो रही है उसका रीज़न क्या है. सेकेंड इज रजस, विच मीन्स पैशन. एंड लास्ट इज तमस, विच मीन्स डेथ. ओके. एंड कहानी ये है कि पुलिस को लगता है कि आलू सीधा साधा वीवर नहीं है, बल्कि एक टेररिस्ट है. एंड कैसे वो वहाँ से भागता है, कैसे पुलिस उसे चेज़ करती है. दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दिस. ओके. एंड आलू का जो ओरिजिनल नेम है वो है नचिकेता बोस. एंड उसे आलू इसलिए कहा जाता था बिकॉज ऑफ हिज लम्पी पोटैटो हेड. सो हेयर आलू मीन्स पोटैटो. एंड आलू अपने अंकल के साथ रहता था इन द विलेज लाल पुकर. एंड उसके जो अंकल थे दैट इज़ बलराम, वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर है इस नावल के. एंड बलराम इज़ अ रैशनलिस्ट, ही पर्सोनिफाई रीज़न. Okay, so Balram only believes in the logic, he cannot look beyond that. Rational thinking is his only goal in life. So please remember this point. And also he was fascinated by the book Life of Pasteur. सो वो इन्फ्लुएंस थे बाय द लाइफ ऑफ लुई पास्टर. सो हमें मालूम होना चाहिए कि लुई पास्टर कौन थे. सो लुई पास्टर एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, also the father of microbiology, and he has proposed the principle of fermentation that is useful for the preservation of food. एंड लुई पास्टर ने बहुत सारी वैक्सीन्स भी तैयार की थी, लाइक वैक्सीन्स फॉर रेबीज़. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ही वॉज फैसिनेटेड बाय द बुक लाइफ ऑफ पास्टर. एंड इस बुक का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे इस नावल सर्कल ऑफ रीज़न में. ओके. एंड हमारे पास एक करेक्टर है दैट इज़ मिसिस वर्मा, एंड शी इज़ शोन यूजिंग कार्बोलिक एसिड इंस्टेड ऑफ गंगा जल. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो. एंड नेक्स्ट इज ज्योति दास. ज्योति दास पुलिसमैन थी जो चेज़ कर रही थी हमारे प्रोटैगनिस्ट आलू को. ओके. एंड हमारे पास एक टर्म है दैट इज़ फ्रेनोलॉजी. सो समटाइम दे में आस्क अस कि फ्रेनोलॉजी क्या है एंड किस नावल में ये टर्म यूज़ की गई है. ओके. सो फ्रेनोलॉजी इज स्टडी ऑफ साइज एंड द शेप ऑफ पीपल्स हेड इन द बिलीफ दैट यू कैन फाइंड अबाउट देयर करेक्टर एंड एबिलिटीज़ फ्रॉम दिस. एंड हमारे इस नावल में जो फ्रेनोलॉजिस्ट है वो है बलराम. ओके. एंड बुदेब रॉय जो एनिमी है ऑफ बलराम, एंड उन्होंने डिक्लेयर किया था आलू को अ टेररिस्ट. सो दिस पॉइंट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बलराम ने लाइफ ऑफ पास्टर बुक से इन्फ्लुएंस होके, इंस्पायर होके एक स्कूल भी ओपन किया था दैट इज़ स्कूल ऑफ रीज़न. ओके. एंड उनकी जो वाइफ थी उनका नेम था तोरू देवी. And his wife Toru Devi has fetish for sewing and sewing machines which borders at times near madness. So these are some important key points of this novel. So please remember them. Okay. हाँ जी. So the next is very very important work by Amitabh Ghosh, The Shadow Lines. इस नावल को 1986 से 1988 के बीच में लिखा गया था न्यूयॉर्क में, एंड 1988 में पब्लिश करवाया गया था. ये नावल बहुत ज़्यादा फेमस है. इसके अलावा ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है. ये नावल पोस्ट कलोनियल लिटरेचर का भी हिस्सा है. सेटिंग रखी गई है इंडिया, इंग्लैंड एंड बांग्लादेश. बांग्लादेश जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था.
Okay, and the novel revolves around two parts. First is going away, second is coming home. And the novel is set against the backdrop of historical events like Swadeshi movement, Second World War, partition of India, and communal riots of 1963 to 1964 in Dhaka and Calcutta. एंड उनको इस नावल के लिए फेमस अवार्ड भी मिले थे. फर्स्ट इज़ साहित्य अकेडमी अवार्ड 1990 एंड सेकंड इज़ अनंत पुरस्कार आल्सो इन द ईयर 1990. And the novel was translated by Shalini Topiwala into Gujarati in 1998. Okay, please remember all these points. हाँ जी, so here are the characters of this novel. एंड इन करेक्टर्स के साथ साथ हम इस नावल की समरी के बारे में भी पढ़ेंगे. सो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली. सो ये इंडियन बंगाली फैमिली की 3 जनरेशन की कहानी है एंड इस कहानी को एक अननेम्ड नरेटर सुनाता है जिनका कोई नेम मेंशन नहीं किया गया. नरेटर अपने मदर, फादर एंड ग्रैंडमदर थम्मा जो इस नावल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, उनके साथ कैलकाटा में रहता है. एंड नरेटर कभी भी कैलकाटा से बाहर नहीं गया. नरेटर का सबसे अच्छा दोस्त है अंकल त्रिडिप, जो नरेटर को बचपन की कहानियाँ सुनाता है जब वो लंदन गया था अपने बचपन में. एंड अंकल त्रिडिप नरेटर की ग्रैंडमदर थम्मा की सिस्टर महादेवी का बेटा होता है. रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके. एंड जो त्रिडिप के ग्रैंडफादर होते हैं उनका नेम है मिस्टर जस्टिस चंद्रशेखर दत्ता चौधरी. उनका लंदन में आना जाना रहता था एंड देयर ही हैव वन फ्रेंड दैट इज़ लियोनल त्रिसॉसन. नरेटर की ग्रैंडमदर का जन्म ढाका में हुआ था. ढाका जो नाउअडेज बांग्लादेश में है, बट उस टाइम वो इंडिया का ही हिस्सा था. ग्रैंडमदर के फादर एंड उनके जो चाचा जी थे जेठू मुशाई, उनमें लड़ाई हो गई थी जब ग्रैंडमदर छोटी थी. थम्मा की सिस्टर थी माया देवी एंड माया देवी की मैरिज साहिब से हुई थी जो मिस्टर जस्टिस चंद्रशेखर का बेटा था. एंड थम्मा की शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जो रेलवे ट्रैक में काम करता था एंड कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है. देन थम्मा एज टीचर जॉब करती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए. उस टाइम थम्मा का एक बेटा था यानी कि नरेटर के फादर. देन 1947 में जब पार्टीशन हुआ, देन ईस्ट बांग्लादेश अलग हो गया एंड इंडिया से अलग हो गया था एंड वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया था. एंड ग्रैंडमा थम्मा कभी भी ढाका लौट ना पाई. माया देवी के हस्बैंड साहिब ट्रीटमेंट के लिए लंदन गए थे. मिसिस प्राइस ने उन्हें इनवाइट किया था. जिस अंग्रेज के साथ साहिब के फादर मिस्टर जस्टिस चंद्रशेखर की दोस्ती थी, उसकी बेटी थी मिसिस प्राइस. त्रिडिप भी अपने फादर के साथ लंदन गया था एंड देयर ही स्टार्ट लाइकिंग माया डॉटर ऑफ मिसिस प्राइस. बट उन्हें वर्ल्ड वार सेकेंड के स्टार्ट होने की वजह से वापस इंडिया आना पड़ा. जतिन की शादी हुई थी एक लड़की से जिसका नेम था क्वीन विक्टोरिया एंड दे बोथ हैव डॉटर ईला. एंड ईला बिलोंग्स टू रिच फैमिली एंड जो ईला थी वो नरेटर की एज की थी. दे बोथ आर दी थर्ड जनरेशन ऑफ फैमिली. एज ईला एंड हर फैमिली ट्रेवल्ड मैनी कंट्रीज, सो उनका लंदन भी जाना हुआ एंड देयर ही मेट निक सन ऑफ मिसिस प्राइज. दे बिकेम गुड फ्रेंड्स. एक बार वो कैलकाटा में आई अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल के लिए एंड शी वॉज 8 years ओल्ड देन. नरेटर को ईला अच्छी लगने लगी थी एंड नरेटर जेलस भी करता था जब ईला निक का नेम लेती थी, उसका जिक्र करती थी. ओके, सो हेयर वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट नरेटर ईला की तरफ से अट्रैक्टेड था. उसके मन में फीलिंग थी ईला के लिए. ओके, एंड थम्मा ग्रैंडमदर के चाचा जी थे जो जेठू मशाई, वो 90 साल के हो गए थे एंड ग्रैंडमा को पता चलता है कि वो अभी ज़िंदा है एंड वो ढाका में है एंड शी वांट्स हिम बैक टू इंडिया. एंड थम्मा की जो बहन होती है माया देवी, उनके जो हस्बैंड है साहिब, उनकी पोस्टिंग होती है ढाका में. सो महादेवी इनवाइट करती है अपनी सिस्टर थम्मा को फॉर ढाका. अब थम्मा के पास मौका था अपने चाचा जेठू मुशाई को इंडिया लाने का, बिकॉज ढाका में तब लड़ाई चल रही थी. पाकिस्तान के साथ ईस्ट पाकिस्तान लड़ाई कर रहा था.
मे भी कैलकाटा आती है। मे जो डॉटर थी मिसेस प्राइस की, एंड त्रिडिप उसे प्यार करता था। सो मे भी कोलकाता आती है, एंड त्रिडिप वो त्रिडिप को मिलने के लिए आती है। एंड शी डिसाइड टू गो ढाका विथ ग्रैंड माँ थम्मा। वो डिसाइड करती है कि वो ग्रैंड मदर थम्मा के साथ कैलकाटा में जाएगी, एंड त्रिडिप भी रेडी हो जाता है कैलकाटा के लिए। दे थ्री वेंट टू ढाका, एंड ढाका में दंगे बढ़ रहे थे। थम्मा को किसी न किसी तरह जेठू मशाई के पास जाना था। एक रिक्शे वाला जेठू मशाई की केयर करता था। थम्मा एंड माया देवी अपने चाचा के पास पहुंच गई, बट ड्यू टू ओल्ड एज चाचा जी कांट रिकॉग्नाइज दैम, वो उन्हें पहचान नहीं पाते। सडनली वहाँ एक हादसा हो गया। जेठू मशाई जो उनके चाचा थे एंड त्रिडिप हैव पास्ड अवे, उनकी डेथ हो जाती है उन दंगों में, एंड वो बहुत बुरी मौत मरते हैं। नरेटर को बहुत बड़ा झटका लगता है ये सब सुन के। थम्मा भी कुछ टाइम बाद मर जाती है। नरेटर ऑलवेज मिस्ड हिज अंकल त्रिडिप। जैसे मैंने आपको इस नॉवल की स्टार्टिंग में बताया था कि अंकल त्रिडिप के साथ नरेटर की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, सो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। ही यूज टू रीड द एटलस बुक ऑफ हिज अंकल, एंड ही थिंक्स कि ये बॉर्डर्स जो बॉर्डर्स बने हुए हैं ये एकदम मीनिंगलेस है, इन बॉर्डर्स की वजह से ही दंगे होते हैं। कुछ टाइम बाद दिल्ली से डिग्री लेकर वो लंदन जाता है पढ़ने के लिए, एंड देयर ही मेट निक। निक जिसके बारे में ईला बात करती थी। निक गोरा सा लड़का था, हैंडसम लगता था। ईला की मैरिज निक से हो जाती है। नरेटर्स की फीलिंग हर्ट हो जाती है एज ही लाइक्स ईला। शादी की पार्टी में वो बहुत ड्रिंक करता है, एंड मे उसे घर लेकर आती है। मे जो अंकल त्रिडिप की गर्लफ्रेंड थी, एंड नशे की हालत में वो मे को अब्यूज़ करता है कि मे रिस्पॉन्सिबल है उसके अंकल त्रिडिप की डेथ के लिए। एंड मॉर्निंग में जब वो उठता है देन ही फेल्ट सॉरी टू मे। मे ने उसे बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ त्रिडिप की डेथ की, बट त्रिडिप ने हमारी जान बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। ये बात नरेटर को तब बताई गई थी जब ही वॉज लेफ्टिंग फॉर इंडिया। एंड नरेटर को ये बात भी पता चलती है कि निक हैव मैनी अफेयर्स। निक जिसके साथ ईला की शादी हुई थी, एंड ईला वॉज नॉट हैप्पी विद हिम, लेकिन वो उसे डिवोर्स भी देना नहीं चाहती थी। नरेटर वॉज हैप्पी कि उसके जो अंकल है त्रिडिप, उन्होंने बाकी लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान को सेक्रीफाइस कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नॉवल। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ जी, सो द नेक्स्ट वर्क इज़ इन एन अंटीक लैंड दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1992। राइटर ने इस टाइटल को पीबी शैली जो एक रोमांटिक पोइट हैं उनकी पोइम ओजीमेंडियस से लिया है। इस पोइम का स्टार्ट इस लाइन से होता है, इन एन अंटीक लैंड। ये उनका नॉन फिक्शन वर्क है, मतलब फैक्ट बेस्ड स्टोरी है। इस वर्क के थीम्स है, फर्स्ट इज़ पोस्ट कलोनियलिज्म, सेकेंड इज़ इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट कल्चर, थर्ड इज़ वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम, एंड फोर्थ इज़ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर एंड डेवलपमेंट। ओके, एंड देयर आर टू नरेटिव्स। फर्स्ट इज़ एंथ्रोपोलॉजिकल नरेटिव। इस नरेटिव में राइटर हमें बताते हैं कि उन्होंने 2 विलेजेस का विज़िट किया था जो नाइल डेल्टा में है, नाइल जो इजिप्ट में है। फर्स्ट विज़िट इन द ईयर 1980 to 1981 in Lataifa, village of Egypt, and second few years later in the year 1988 in Nashwe, that is large village. Okay, एंड वहाँ इजिप्ट में बहुत से लोगों ने उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश की। एंड सेकेंड नरेटिव पहले नरेटिव के साथ साथ चलता है, एंड इस नरेटिव में वो अब्राहम बैन जीजू जो एक ज्यूइश मर्चेंट है उनकी बात करते हैं, एंड आल्सो अबाउट हिज 2 स्लेव्स आशू एंड बोमा। आशू इंडिया जाकर अब्राहम बैन जीजू ने आशू नेम की स्लेव गर्ल को आज़ाद किया था, देन मैरिड हर, एंड देन दे रिटर्न टू होमलैंड इजिप्ट। ओके, एंड सेकेंड इज़ बोमा, slave of Ben Jiju, but their relation was not of master and slave, बल्कि बोमा उसके स्टूडेंट की तरह था, फ्रेंड की तरह था।
एंड जब बैन जीजू की डेथ होती है तो बोमा उनका बिजनेस सांभता है। ये सब इंफॉर्मेशन राइटर को कैरोगिनेजा को रीड करके पता चलती है। कैरोगिनेजा ये जूइश मिडीवल हिस्ट्री की मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें उन्होंने अब्राहम बैन जीजू के बारे में पढ़ा था एंड उसे एक्सप्लोर करने के लिए इजिप्ट गए थे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटीक लैंड। हाँ जी, so the next important work is the Calcutta Chromosomes that was published in the year 1995. This novel is set in Calcutta and New York City, and it is based on the life and times of Sir Ronald Ross. Very very important point. So Sir Ronald Ross नोबल पुरस्कार विनिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने पता लगाया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है एंड उन्होंने अपने प्रयोग लक्ष्मण नामक व्यक्ति पर किए थे एंड उनकी कहानी मुरुगन द्वारा सुनाई गई है। मुरुगन he lives in 1990s and much of the novel is about his tracking the life of Ronald Ross. Okay, and next important character is अंतर। अंतर के कंप्यूटर का नेम है एवा। ओके, रिमेंबर दिस आल्सो। एंड भविष्य का एक आदमी है अंतर जो रिटायर होने वाला है एंड वह मुरुगन के लापता होने की जांच कर रहा है। एंड नेक्स्ट इज मंगला। मंगला डॉक्टर कनिंगम की प्रयोगशाला में सफाई करने वाली महिला है लेकिन यह उसका बेस है। एक्चुअल में वो एक डेमी गॉड है जिसने ना सिर्फ मलेरिया पैरासाइट से सिफिलिस के इलाज का तरीका खोजा है बल्कि ह्यूमन के लिए रीइनकारनेशन पुनर्जन्म का एक रूप भी खोजा है जिसने उसे और लक्ष्मण को हमेशा के लिए जीवित रखा है। ओके, एंड नेक्स्ट इज सोनाली। सोनाली कलकत्ता मैगज़ीन की एक राइटर, पत्रकार एंड एक्टर है। उसने मंगला की साइंस की मदद से खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ उर्मिला। वो एक जर्नलिस्ट है फॉर द सेम पब्लिकेशन एज सोनाली एंड मंगला उसे अपने रूपांतर, अपने रीइनकारनेशन पुनर्जन्म के लिए चुनती है। रोमन हल्दर लक्ष्मण का सबसे रीसेंट पुनर्जन्म। सो दिस नॉवल इज़ टू मच कॉम्प्लिकेटेड, बस आप उनके करैक्टर याद कर लो। एंड इस नॉवल के लिए उन्होंने अर्थर सी क्लर्क अवार्ड भी मिला था इन द ईयर 1997। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड इट इज़ अ ब्रिटिश अवार्ड गिवन फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन एंड द नॉवल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ काइंड ऑफ मिस्ट्री थ्रिलर। एंड इस नॉवल में बेसिकली 3 सर्चेस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट इज़ Egyptian clerk Antar working alone in New York apartment in the early 21st century to trace adventure of L. Murugan who disappeared in Calcutta in 1995. And second, search based on the Murugan's obsession with missing link in the history of malaria research. And third is search of Urmila Roy, journalist in Calcutta in 1995 who is researching the works of Fulbani. This is another character, a writer who produced a strange cycle of Lakhan stories that he wrote in 1930s but suppressed thereafter. Okay, so these are some of the key points of this novel. Please remember them. हाँ जी, so the next important work is The Glass Palace that was published in the year 2000 and it is a historical novel set in Burma, Bengal, India, and the name of the novel is derived from Glass Palace Chronicle, a old Burmese historical work by King Bagida in 1829. And this novel is set against the backdrop of Third Anglo-Burmese War and fall of Konabong dynasty in Mandalay. Okay, and it explores various facets of the colonial period, including economic fall of the Burma and rise of timber and rubber plantation. So, which point I have underlined are very very important. Please remember them. Okay, and this novel is translated and published in 25 languages and उन्हें इस नॉवल के लिए कुछ अवार्ड्स मिले थे। फर्स्ट इज़ कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़ 2001 जो उन्होंने रिटर्न कर दिया था। सेकेंड इज़ ग्रैंड प्राइज़ फॉर फिक्शन फ्रैंकफर्ट ई बुक अवार्ड इन द ईयर 2001। एंड ये नॉवल
11 साल के बच्चे राजकुमार से स्टार्ट होती है। राजकुमार हु वॉज अ बंगाली ऑर्फन एंड ही फाइंड हिमसेल्फ इन बर्मा। वो मंडाले आया होता है फॉर सर्चिंग वन लेडी दैट इज़ माचो, लास्ट सर्वाइविंग लेडी ऑफ फैमिली, एंड उनकी फैमिली में और कोई भी नहीं होता। जब वो उसे ढूंढते ढूंढते मंडाले आया होता है, देन ही स्टार्ट वर्किंग इन फूड स्टॉल एंड वो फूड स्टॉल माको की होती है। बट राजकुमार अनअवेयर होता है इस बात से। एंड वहाँ पर एक किंग होता है, थिब्बा मिन, लास्ट किंग ऑफ कॉन्बोंग किंगडम ऑफ बर्मा। ओके, एंड उसकी वाइफ एंड डॉटर भी होती है जो ग्लास पैलेस में रहते हैं। ब्रिटिश लोग उनके ग्लास पैलेस में कब्जा कर लेते हैं। राजकुमार पुअर होता है, चोरी करने वो ग्लास पैलेस में जाता है एंड उसकी वहाँ पर मुलाकात होती है डॉली से, डॉली सेन, हु इज़ लेडी इन वेटिंग टू क्वीन सुपायलत, whom राजकुमार encounter as a child, and he start liking her. ओके, एंड ब्रिटिश किंग एंड क्वीन को रत्नागिरी भेज देते हैं, उनके महल पर कब्जा कर लेते हैं। रत्नागिरी में वो अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ राजकुमार भी अपने करियर को आगे बढ़ाना स्टार्ट करता है। वो काम शुरू करता है। साया जौहन हु वाज लवर ऑफ मैको उसे गाइड करता है अबाउट टिम्बर बिजनेस। टीक वुड काट कर वो लाता है और एलिफेंट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है एंड ब्रिटिश एम्पायर को लकड़ियां बेचता है। ये काम उसका अच्छा चलता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है एंड वेल सेटल हो जाता है। देन वो अगेन डॉली को मिलता है एंड आफ्टर सो मैनी ईयर्स दे मेट अगेन एंड दे गेट मैरिड। सो आप इस नॉवल में सिर्फ इसके करेक्टर याद रखें और जो मैंने पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं उसे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नॉवल। हाँ जी, सो द नेक्स्ट वर्क इज़ द हंग्री टाइड दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 2004 एंड दिस नॉवल सेट इन द सुंदरबन and won 2004 Hutch Crossword Book Award. And in this novel the main character is प्याली रॉय, जो एक मेराइन रिसर्चर है एंड अमेरिका में रहती है बट बॉर्न इंडिया की है। एंड वो मिलती है कनाई दत्त से। कनाई दत्त जो एक बिजनेसमैन है, दिल्ली में रहता है एंड वो ट्रांसलेटर है, ही नोज 6 लैंग्वेजेस। एंड वो दोनों कलकत्ता में सुंदरबन जा रहे थे। कनाई दत्त प्याली को बताता है कि वो अपनी आंट नीलिमा बॉस के पास लूसीबेरी जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले उसके अंकल निर्मल बॉस की डेथ हो गई थी एंड वो अपने पीछे कुछ पेपर छोड़ गए थे एंड वह उन्हें देखने जा रहा है। एंड प्याली सुंदरबन में और कैला डॉल्फिन को देखने आई है, उस पर रिसर्च करने आई है। एंड प्याली सुंदरबन में अपने रिसर्च करने गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाती है, बट पहले तो करप्ट ऑफिसर रिसर्च करने के लिए मना कर देता है, बट आफ्टर दैट ही एग्रीज एंड उसे रिसर्च में हेल्प करने के लिए एक फॉरेस्ट गार्ड देता है। बट वो फॉरेस्ट गार्ड बिल्कुल हेल्पफुल नहीं था, वो सिर्फ पैसे के लिए प्याली के साथ था। उधर कनाई दत्त भी लूसीबेरी पहुंच गया होता है एंड ही रीड जर्नल्स रिटन बाय हिज अंकल। एंड उन्हें पढ़ने के बाद कनाई दत्त को पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर के क्या हाल थे उस समय एंड कैसे उनके अंकल निर्मल बॉस को नौकरी से निकाला गया था। एंड उसे ये भी पता चलता है कि उसके बचपन के दोस्त कुसुम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर, उसको भी एक गवर्नमेंट सोल्जर ने मॉरिचापी रेबेलियन में मार दिया था। दूसरी ओर प्याली का बोट से पैर फिसल जाता है, वो पानी में गिर जाती है एंड वहाँ पर एक क्रोकोडाइल प्याली पर अटैक कर देता है। फॉरेस्ट गार्ड उसकी हेल्प करे बिना भाग जाता है। देन वहाँ पर एक फिशरमैन आता है, दैट इज़ फ़कीर। फ़कीर प्याली को बचा लेता है। देन वो फ़कीर की बोट पर आ जाती है रिसर्च करने के लिए। फ़कीर पढ़ा लिखा नहीं होता बट ही अंडरस्टैंड प्यालीज इशारे, इशारे समझ पाता है। एंड फ़कीर एंड उसका बेटा तुतुल प्याली की काफ़ी मदद करते हैं, बट फ़कीर की वाइफ मोइना काफ़ी नाराज़ होती है। मोइना एक MBBS वीमेन है, हेल्थ केयर सेंटर में काम करना चाहती है, बट दे हैवंट इनफ फंड फॉर इट। ओके, एंड फ़कीर प्याली की काफ़ी मदद करता है एंड ही आल्सो हेल्प हर टू सी और कैला डॉल्फिन इन मैंग्रोव फॉरेस्ट। एंड एक दिन प्याली फ़कीर के साथ लूसीबेरी गई एंड देयर शी मेट कनाई दत्त। प्याली देखती है कि फ़कीर एंड कनाई एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बिकॉज फ़कीर कनाई का जो बचपन का दोस्त था ना कुसुम,
उसका बेटा था फ़कीर। ओके, कन्हई भी हेल्प करता है प्याली की। एक दिन फ़कीर एंड प्याली रिसर्च के लिए जाते हैं, बट रास्ते में तूफ़ान आ जाता है। कन्हई मदद के लिए निकलता है, बट तूफ़ान के कारण वो उसे निराश होकर वापस आना पड़ता है। कन्हई लूसीबेरी आ जाता है। कुछ टाइम बाद प्याली भी आ जाती है विद द न्यूज़ ऑफ द डेथ ऑफ फ़कीर, कि कैसे फ़कीर ने उसकी जान बचाई, बट ही डाइड आफ्टर गेटिंग हिट बाय द डेब्रिस। डेब्रिस एक बड़ा पत्थर होता है। प्याली वापस कैलकाटा में आ जाती है ताकि फ़कीर की फैमिली की हेल्प के लिए कुछ फंड्स इकट्ठा कर सके। एंड आफ्टर सम टाइम ही अगेन गो टू सुंदरबन एंड फ़कीर की वाइफ मोइना को एक घर खरीद कर देती है। उसके बेटे की मतलब स्टडी का भी जिम्मा उठाती है। अपने रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए वो एक फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करती है जिसका नेम वो फ़कीर के नेम पर रखती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नॉवल। हाँ जी, so the next work is Ibis trilogy that includes 3 novels. First is Sea of Poppies, second is River of Smoke, and third is Flood of Fire. Among these 3 novels, the most important is Sea of Poppies. We just have to know about it. Okay, so this is all about the works of Amitav Ghosh. I hope you understand. And जेकर मेरे को कोई गलती होगी होवे, then please मैनू माफ़ करियो. And thanks for watching my video.